सो टीम, हम सब लोग आज यहाँ पे डॉट नेट के बैच के लिए कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बैच अगर पढ़नी है तो पहले वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर वो सब्जेक्ट किस काम का है, उसके वजह से क्या होता है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं बीसीए में था तब सी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सबको कॉमन है ना। इंजीनियरिंग को कॉमन सब्जेक्ट है। यही समझ में नहीं आता था कि सी लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं अपन, मतलब इससे होता क्या एग्जैक्टली। पढ़ तो रहे हैं अपन हैश इंक्लूड std.h है ना, conio.h, लेकिन एग्जैक्टली आउटपुट क्या निकलता, ये मुझे 6 साल बाद समझ में आया जब मैं उस फील्ड में काम कर रहा हूँ। कभी भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका आउटपुट क्या निकलने वाला है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने डॉट नेट वर्ड सुना होगा। अभी फिलहाल ऐसा लाइट नहीं है तो आपको दिखेगा नहीं, बट वी आर रिकॉर्डिंग दिस, ठीक है। डॉट नेट ये वर्ड आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। चलिए, क्या है डॉट नेट। अच्छा, डॉट नेट कंपनी, मतलब डॉट नेट ये वर्ड कौन सी कंपनी से कनेक्टेड है, इतना पता है आपको। सिंपल बात है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कनेक्टेड है। दो बड़ी कंपनीज है फॉरेन में, मतलब जो प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा काम करती है, एक डॉट नेट है और जावा के लिए अभी जो जावा को खरीदा है जिसने, वो ओरेकल है, ठीक है। पहले सन माइक्रोसिस्टम थी, किताबों में अगर आपने देखे तो वो सन माइक्रोसिस्टम ही लिखा होगा क्योंकि वो 10 साल पहले प्रिंट हुई थी, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक खास प्रोडक्ट जो है वो डॉट नेट है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि डॉट नेट मतलब नॉर्मली जो आईटी सेक्टर है ना, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आप आईटी में सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप आईटी में वेबसाइट बना सकते हो, और आप आईटी में ऐप बना सकते हो, मोबाइल ऐप। करेक्ट है, हर चीज का आप कोई भी साइट देखिए उस साइट का ऐप होगा ही। उदाहरण के तौर पे फेसबुक जब सबसे पहले आया था तब वेबसाइट हुआ करता था, ओनली वेबसाइट। लेकिन कुछ दिनों बाद जब एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस हुआ तब उन्होंने उसका उनका ऐप लॉन्च किया। और जब उन्हें ये दिक्कत आने लगी कि डेटा तो बढ़ रहा था ना, डे बाय डे डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उनका और मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तब रिएक्ट जेएस आया। आप लोगों ने रिएक्ट नाम सुना होगा, है ना, रिएक्ट वगैरह। तो वो डिज़ाइन बहुत प्रॉपरली वेल मेंटेन होता है, उसके लिए वजह से रिएक्ट काम करता है, ओके। सो बात ऐसी है कि काम तीन ही है सोचा जाए तो, वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर क्रिएट करना और ऐप क्रिएट करना, ये तीनों ही काम है रियलिटी में। लेकिन ये तीनों काम करने के लिए टेक्नोलॉजीज बहुत सारी है, कई सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। आपको एक कॉमन टेक्नोलॉजी सबको ही पता होगा, जावा, ठीक है। भले ही आपको आए ना आए, लेकिन आपने उसका नाम तो भी सुना होगा, जावा, ठीक है। जावा में सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट बनते हैं और ऐप भी बनते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर लैंग्वेज कोई ना कोई खास चीज़ बनाने के लिए बनी गई है। जैसे कि जावा की सिक्योरिटी बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर तुम्हें ऐप बनाना है तो तुम एंड्रॉइड का ही इस्तेमाल करोगे। लाइट वेट वेबसाइट चाहिए तो HTML और PHP का ही इस्तेमाल करोगे। पावरफुल कंपोनेंट चाहिए तो डॉट नेट का इस्तेमाल करोगे। मतलब हर चीज़ के लिए खास वेबसाइट बनेगी। होता सब में सब कुछ। उदाहरण से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से सपोज राजापेट जाना है, आप जा तो कैसे भी सकते हो ना। आप टू व्हीलर से भी जा सकते हो, आप ऑटो से जा सकते हो, आप ट्रक से भी जा सकते हो, जा तो कैसे ही सकते। सेम वैसा वेबसाइट मतलब कंपनीज में होती है। किसी कंपनी में जब कोई प्रोजेक्ट आता है, वो चाहे सॉफ्टवेयर का हो, वेबसाइट का हो या फिर ऐप का हो, कंपनी के पास में तो टेक्नोलॉजी में भरी पड़ी हुई है। कंपनी डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बजट और टाइम कि ये और रिक्वायरमेंट कि ये चीज़ कौन से वाले का टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाली है, तब जाके कंपनी प्रॉपर डेवलपर अलोकेट करता है। मैं खुद कंपनी चला रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जब भी प्रोजेक्ट आते हैं तब हम पहले यही डिसाइड करते हैं कि क्लाइंट का बजट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसको कितने टाइम में चाहिए वो प्रोजेक्ट। ऐसा जब होता है ना, उसके ऊपर से अपन फिर अपन टेक्नोलॉजी ऐड करते हैं कि ये जावा में बनेगा, ये डॉट नेट में बनेगा, कि ये PHP में बनेगा। क्लियर हो रहा है आपको। तो उसमें से मान लीजिए कि अपन काय में मूव कर रहे हैं, सपोज डॉट नेट में। अब देखो, डॉट नेट अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसके अंदर सब कुछ पॉसिबल है। मैं कुछ खास बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं डॉट नेट तकरीबन 2010 से मैं उसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब 13 साल हो गए, अभी 2023 चल रहा है, 13 साल से मैं उसी के अंदर काम कर रहा हूँ। तो मैंने उसके अलग अलग ना वर्जन्स देखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत प्रीवियसली, मतलब आपको भी पता होगा कि एक बेसिक लैंग्वेज
वेबसाइट बनाने के लिए काम में आती है, वो है HTML। आप सभी लोगों ने एटलीस्ट HTML के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, थोड़ा बहुत आपको कोड भी आता होगा HTML का, है ना, टैग्स वगैरह। वो एकदम बेस लैंग्वेज है। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, आप कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज में काम कीजिए, जैसे कि पाइथन हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया, या फिर डॉटनेट हो गया, कहीं में भी काम कीजिए आप, लेकिन आपको HTML उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तुम नोड JS में जाओ, रिएक्ट JS में, तुम कहीं में भी जाओ, तुम्हें HTML मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट है। तो HTML में ना पहले वेबसाइट बना करती थी, एकदम बेसिक लेवल की वेबसाइट, जब मतलब जिसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, कि भाई ऐसा क्लिक कर दिया तो डेटा दिख जाएगा बस, उसको ना कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुम सब कुछ कोडिंग से कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद डेटा खुल रहा है, आ रहा है, दैट्स इट। लेकिन कुछ दिनों बाद, मतलब मान लीजिए कि आज तुमने कोड लिखा, क्लिक करने के बाद में अबाउट अस का पेज दिख रहा है, डेटा दिख रहा है आपको, लेकिन आप चाहते हो कि कल कोई प्रोग्राम हुआ, उसकी फोटोज अपलोड करना है, कल कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, मतलब उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करना है, तो ये फिर आप, आपके लिए काम ये रोज करना, रोज कोड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे डेटा बेस की जरूरत गिरी, इसलिए डेटाबेस से इंट्रोड्यूस हुए। आप सभी लोगों को अलग अलग डेटाबेस शायद पता भी होगी, जैसे कि एक कॉमन नाम आपको पता है डेटाबेस के अंदर, वो है MySQL, ये नाम सुना है। और एक कॉमन नाम है ओरेकल, खुद डेटाबेस है बहुत बड़ा, है ना, ओरेकल है। और कोई डेटाबेस MS SQL सर्वर, बहुत बड़ा डेटाबेस है। करेक्ट। ऐसे ऐसे अलग अलग डेटाबेसेस आए, उनकी कनेक्टिविटी आई, और फिर ये बाकी कंपोनेंट्स आए। डॉटनेट में वेब मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, डॉटनेट में बनती है वेबसाइट, ठीक है, सिंपल है। डॉटनेट में क्या बनेगी, वेबसाइट बनेगी, ठीक है। लेकिन वेबसाइट दो तरह के होते हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनामिक वेबसाइट। बड़े ही सरल है स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब ऐसी चीज जो बदलती नहीं, वो वैसे के वैसी रहती, और डायनेमिक बोले तो ऐसी चीज जो चेंज होती रहेगी। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई सपोज एक आधा छोटा सा ऑफिस है, NGO है कोई, ठीक है, उनका वेबसाइट बना हुआ है, और उन्होंने 1 साल तक कोई काम नहीं किया। उनकी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, होम पेज, अबाउट अस का पेज, कॉन्टेक्ट अस का पेज, और वो जो काम करते हैं वो। लेकिन उन्होंने 1 साल कोई काम ही नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा डेटा वैसा का वैसे ही रहेगा ना, मतलब एक एक साल तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। ऐसे जो होती है ना, ऐसी वेबसाइट जो मतलब आज भी वैसी दिख रही और 6 महीने बाद भी वैसी दिख रही, ऐसी वेबसाइट जो होती है वो होती है स्टैटिक, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक, सो ये सभी के सभी डेटाबेस हो गए। और मैं आपको बता रहा था कि डॉटनेट में जो बनती है मैक्सिमम काम जो होती है वेबसाइट में होती है। और वेबसाइट के भी दो प्रकार हम देख रहे हैं, कौन सी, एक होगी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो मैक्सिमम टाइम वैसे की वैसी होती है, ठीक। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है डायनामिक वेबसाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और पैसे यहीं पे खर्च होते हैं क्लाइंट के, ठीक है। और डेवलपर का दिमाग भी यही लगता है। जो चीज फिक्स है उसको बनाना बहुत आसान होता है, जो चीज बदलने वाली है उसके लिए बहुत लॉजिक लगता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन डायनामिक वेबसाइट की। डायनामिक वेबसाइट बोले तो ऐसी वेबसाइट जिसका डेटा हर बार बदल रहा है। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, चलिए कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसके कंपोनेंट आपको रोज बदले हुए दिखते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया दिखता है उसके ऊपर। फेसबुक, आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, बराबर, आप लोग यूट्यूब देखते हो, आप लोग फ्लिपकार्ट देखते हो। मान लीजिए कि मैंने फ्लिपकार्ट अभी ओपन किया, और अभी जो मुझे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है या फिर प्रोडक्ट दिख रहा है वो पेन ड्राइव का है ना, मान लीजिए। लेकिन अब मैंने फ्लिपकार्ट की साइट बंद कर दी, 1 घंटे बाद फिर से ओपन की, तो मुझे वही पेन ड्राइव वहीं पे दिखेगा क्या? हो सकता है वो उस पेन ड्राइव की जगह लैपटॉप आ जाए, होता है ना ऐसा। हो सकता है उसको कोई सेल चालू हो गया है, तो सेल का एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा वहां पे, ऐसे ही। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने यूट्यूब ओपन किया। यूट्यूब में इमेजिन कीजिए कि पहला जो मुझे वीडियो दिख रहा है वो सपोज अरिजीत सिंह के गाने का है। मैंने अभी यूट्यूब बंद किया, 1 घंटे बाद में यूट्यूब फिर से ओपन किया, तो मुझे वो गाना वही भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, वो हर बार रिफ्रेश होगा। तुम जितने बार रिफ्रेश करोगे उतने बार कंटेंट बदल जाएंगे। करेक्ट है। जब भी आपको ऐसा दिखे किसी ऐप में, किसी मोबाइल में, कि कंटेंट बदल रहा है, उसके अंदर का डेटा बदल रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो डायनामिक वेबसाइट है, ठीक है।
और डायनेमिक वेब जब भी कंटेंट बदलते हैं ना, अगर कंटेंट बदल रहा है किसी वेबसाइट के, डेटा हर बार नया आ रहा है, इसका मतलब उस वेबसाइट को कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्टेड है, वो बिना डेटाबेस के पॉसिबल नहीं। ठीक है, वो डेटा कहीं से तो भी आ रहा है, इसका मतलब तो कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट, द बेसिक थिंग इज स्टैटिक वेबसाइट डू नॉट हैव एनी डेटाबेस, उसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं होता। बट इन डायनेमिक वेबसाइट डेटाबेस के सिवाय काम ही नहीं होगा, डायनेमिक में डेटाबेस मस्ट है। क्लियर? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा पूरा फोकस कहाँ पे होगा, मतलब मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, देखो मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, अपनी ये जो बैच है पूरी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बैच है। ठीक है, मैं बेसिक से लेके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होता है पूरा क्लियर कट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम फोकस जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे है, ये थेरोटिकल बैच बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो मेरा जो फोकस है, मैं आपको एक वेब एप्लीकेशन बना के बताऊंगा। उस वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए मैं 2 वेब एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ इस बैच में। एक स्टैटिक रहेगा जिसके अंदर विदाउट डेटाबेस काम रहेगा, और दूसरा रहेगा डायनामिक जो विथ डेटाबेस रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन डॉट नेट के ऊपर। मैंने आपको ये क्लियर कट बताया पहले कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इस बैच का आउटपुट क्या आएगा। इस बैच का आउटपुट ये है कि आपको एंड ऑफ द बैच ये चीज़ आने वाली है, आपको स्टैटिक वेबसाइट बनाते आ जाएगी और आपको डायनामिक वेबसाइट भी बनाते आ जाएगी। ठीक है, अब वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और लैंग्वेजेस बहुत सारी प्रकार की है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने जावा सुना होगा, आप लोगों ने डॉट नेट सुना होगा, और आप लोगों ने पाइथन सुना होगा। ठीक है, ऐसी इन सभी लैंग्वेजेस में आप प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, मतलब सॉफ्टवेयर पर वेबसाइट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं वो डॉट नेट पढ़ने वाले हैं। अब क्यों पढ़ने वाले हैं उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। अगर मैंने डॉट नेट यहाँ से निकाल दिया और अलग डाल दिया, या मैं आपको कुछ बेसिक फर्क दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। वो ये, मान लीजिए कि आपने जावा में कोई वेबसाइट बनाई। ठीक है, आप सभी लोगों को इतना नॉलेज तो होगा कि वेबसाइट जो है वो, अगर हम सब कोई वेबसाइट खोल पा रहे हैं अपने मोबाइल में, वो बिकॉज ऑफ सर्वर। वो वेबसाइट कहाँ पे रखी होगी, सर्वर पे, बहुत बड़ा सर्वर होगा, उसके अंदर वो वेबसाइट होगी। उस सर्वर से आपका मोबाइल, हम सबके लैपटॉप एक सर्वर से कनेक्टेड है, तब जाके वो वेबसाइट दिख रही है। क्लियर कट? तो सर्वर जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। अभी जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, सर्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपने नाम सुना होगा, लिनक्स सर्वर, ओके, और एक होता है विंडोज सर्वर। ये लिनक्स विंडोज ये वर्ड सुने तुम लोगों ने? लिनक्स वर्ड सुना है, विंडोज वर्ड सुना है? विंडोज तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है अपनी। चलिए, लिनक्स बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन विंडोज तो सबने सुना ही होगा। देखो, 2 प्रकार के मेन सर्वर होते हैं, एक होता है लिनक्स सर्वर और एक होता है विंडोज सर्वर। देखो, ये जो लैपटॉप है ना, जिस लैपटॉप में मैं ये बैच कंडक्ट कर रहा हूँ, इवन आप लोगों का भी लैपटॉप बाय डिफॉल्ट सर्वर ही होता है, तो सर्वर होता है। बस बात ऐसी है कि उस सर्वर के लिए यूजर तुम अकेले ही हो, क्योंकि तुमने वो खरीदा हुआ है। ठीक है, तुम अकेले ही उसका यूज कर रहे हो। लेकिन रियलिटी में जो ओरिजिनल चल रहा है ना, ओरिजिनल जो है वो भी एक बहुत बड़ा सर्वर है। ठीक है, और तुम लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, किसी ना किसी ने वो चीज़ खरीदी हुई है, वो आपको उसका एक्सेस दे रहा है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए, मैं जो पॉइंट बताने वाला आपको, सर्वर में लिनक्स सर्वर है और विंडोज सर्वर है। लिनक्स जो है ना वो ओपन सोर्स है, आपने ये वर्ड सुना होगा। चलिए मैं इसके बारे में अब डिस्कस करता हूँ। लिनक्स सर्वर ये क्या है, ये सर्वर जो है ना ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स वर्ड सुना है किसी ने? ओपन सोर्स का मीनिंग होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसी चीज जो फ्रीली अवेलेबल है। कितने सारे वेबसाइट्स, कितनी सारी सॉफ्टवेयर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हो ना इंटरनेट से, और वही इस्तेमाल करते हो। वैसे ही लिनक्स जो है ना ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इसका मतलब इस सर्वर के ऊपर आप वेबसाइट डाल सकते हो, और उसके मैक्सिमम कंपोनेंट जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका फायदा क्या है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, मैक्सिमम कंपोनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका मतलब सर्वर पूरा फ्री है ऐसी बात नहीं है। तुम्हें उसका खर्चा है, मतलब उसके अंदर प्लान परचेस करने पड़ते हैं,
उस लिनक्स सर्वर को परचेस करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपोनेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होने के कारण उसकी जो कॉस्ट है ना बहुत कम होती है। मतलब इसका जो कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स होने के कारण इसका जो कॉस्ट है ना बहुत कम है, मतलब चीपर होता है, ये सस्ता होता है बहुत। ओके। और इसके उल्टा ही दूसरा जो वेबसाइट होता है, दूसरा जो सर्वर होता है ना, वो होता है विंडोज। विंडोज सर्वर है, ठीक है। विंडोज सर्वर ओपन सोर्स नहीं है। विंडोज एक्चुअली प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, और माइक्रोसॉफ्ट उनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की लाइसेंस मतलब पैसे लेते हैं, लाइसेंस लगता है उसके लिए, परचेस करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? फिर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसके विंडोज के सर्वर जो है थोड़े क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, महंगे हो गए। समझ में आ रहा है आपको? जाहिर सी बात है कि ये सर्वर जो है महंगे होते हैं। मैं दोनों ही सर्वर में काम करता हूँ, इसलिए मुझे दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। लिनक्स थोड़े सस्ते होते हैं, विंडोज थोड़े महंगे होते हैं। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो लैंग्वेजेस कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है, मैं ये बताने की कोशिश करूँ, आपको ध्यान दीजिए। आपको तीनों लैंग्वेज के आपने नाम सुने हुए हैं, बराबर? जावा, पाइथन और डॉट नेट। मान लीजिए कि आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, और आपके पास में ये दोनों सर्वर है, लिनक्स सर्वर भी है आपके पास में और विंडोज सर्वर भी है। आपके पास में क्लाइंट आया हुआ है, उसका ना बजट एकदम ही कम है, बहुत कम है। तो मुझे बताइए, अगर अकॉर्डिंग टू बजट आप सोचेंगे कि इस क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है या फिर उस वेबसाइट को लॉन्च करना है, तो तुम कौन सा वाला सर्वर लॉन्च करोगे? मतलब तुम लोग ओनर हो, खुद कंपनी चला रहे हो, तुम्हारे पास में क्लाइंट आया हो, लेकिन उसका बजट बहुत कम है, ठीक है, तुम्हारे पास में दोनों सर्वर है अवेलेबल, तो उसका बजट अगर कम है तो तुम उसको सस्ता वाला सर्वर पे चलाओगे कि बहुत महंगे वाले सर्वर पे चलाओगे? जाहिर सी बात है, तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, उसका बजट नहीं है, तो सस्ता वाला जो चीज़ है वो दे दो उसको, बराबर? ऐसा तो नहीं करोगे ना कि एक्सपेंसिव सर्वर लोगे, बिजनेस डूब जाएगा तुम्हारा। सेम चीज़ कंपनीज में होती है। कंपनी में कोई प्रोजेक्ट आया, कंपनी डिसाइड करेगी, एक तो वो पीएचपी में कर रही है, मान लीजिए कभी पीएचपी नहीं लिखा था, मैं पीएचपी लिख देता हूँ, पीएचपी, जावा, पाइथन, अकॉर्डिंग टू उसके बजट में अगर सोचना है तो मैक्सिमम टाइम दे विल यूज व्हाट, लिनक्स सर्वर, ठीक है। तो इससे क्या होगा वो ध्यान दीजिए, कंपनी का मतलब क्लाइंट का प्रोजेक्ट किस सर्वर पे चल रहा है, लिनक्स सर्वर पे चल रहा है, तो लिनक्स सर्वर पे चल रहा है, तो बंदे भी कौन से लगेंगे, जिनको लिनक्स सर्वर के बारे में नॉलेज होगा। जो लिनक्स सर्वर के बारे में नॉलेज रखते हैं उनके लिए डेवलपर टीम कौन सी लगेगी, वही लगेगी जो लिनक्स सर्वर पे काम करती है, मतलब पीएचपी, जावा और पाइथन, राइट? एक मिनट की सिंह तो भी। सो जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास में प्रोजेक्ट लिनक्स सर्वर के ऊपर है, तो बंदे भी लिनक्स सर्वर वाले लगेंगे, मतलब जावा, पाइथन डॉट सॉरी पीएचपी, जावा, पाइथन यही है, ध्यान दो। तो कंपनी वैकेंसी किसकी निकालने वाली है, इनकी निकालने वाली। मतलब अगर तुम कंपनी के हिसाब से अगर रेंज देखोगे ना, तो तुम्हें मैक्सिमम वैकेंसी, अगर भले ही मैं डॉट नेट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ट्रू बात बताता हूँ कि तुमको वैकेंसी इसकी ज़्यादा मिलेगी। अब इसके प्लस पॉइंट भी है और इसके ड्रॉबैक भी है। देखो, प्लस पॉइंट ये है कि वैकेंसी ज़्यादा अवेलेबल है, ड्रॉबैक ये है कि उनमें आपकी सैलरी हाइक नहीं होगी, क्योंकि आप खुद बिजनेस चला रहे हो। मान लीजिए कि सुबोध सर को मैंने रखा हुआ है, 1 लाख रुपए पर मंथ मैं उनको दे रहा हूँ, पर वो अगले 2-3 महीने में हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं ये देना नहीं चाहता। मेरे पास में सुबोध जैसे 2-3 लोग और हैं जो कम सैलरी में भी काम कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं हाइक नहीं दूंगा उसको, उसको बोलूंगा तू रिजर्वेशन डाल सकता है, मैं 2 एक्स्ट्रा देता हूँ तेरे जगह। पॉइंट है, यही चीज़ होती है। मैं मैक्सिमम टाइम ऐसा मैंने खुद देखा हुआ पीएचपी केस में, भले पाइथन में नहीं है वो ऐसा, क्योंकि पाइथन में मशीन लर्निंग वगैरह प्रकार है, उसमें एल्गोरिदम मतलब वो बंदे पहले से बहुत महंगे होते हैं, लेकिन मैंने पीएचपी में ये चीज़ देखी हुई जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब ये स्टोरी कहाँ तक की थी, मतलब पिछले 1 साल तक की ये स्टोरी थी, ठीक है, कि भाई लिनक्स सर्वर पे जावा, पाइथन और ये चल रहे थे। लेकिन जो डॉट नेट की बनी हुई साइट है ना, वो काय में होस्ट होती थी, हमेशा विंडोज़ में, आज भी वो विंडोज़ में ही होस्ट होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगी है। महंगी है तो कंपनी के पास में उसके प्रोजेक्ट कम रहते हैं, लेकिन उसके प्रोजेक्ट कम है तो उसके पे बंदे कम है,
तो उसके बंदों में सैलरी हैक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसके बंदे पहले से कम है। तुम अगर इसको निकाल दो तो डॉट नेट वाला मिलेगा नहीं तुमको जल्दी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे वैकेंसीज कई बार निकाल चुका हूँ। डॉट नेट वाले नहीं मिलेंगे, मुझे मेल आते रहते रोज। मुझे हफ्ते में 4-5 मेल आते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग जावा वाले होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि जावा वाले मेरे पास में पड़े हुए हैं। मुझे जो मेल नहीं आते हैं वो डॉट नेट के। वैकेंसी सपोज डॉट नेट की रहती है, आपको समझ रही है बात, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। सप्लाई अगर बहुत कम है तो वो चीज़ महंगी मिलेंगी ना, जैसे कि टमाटर चल रहा है आजकल अगर तुम भाजी वाला खरीदते होंगे तो, ठीक है। सो सप्लाई की बात है यहाँ पे। तो लेकिन अभी देखो डॉट नेट में वैकेंसी पहले कम थी, लेकिन अभी वैकेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। डॉट नेट की साइट्स जो है अब तक के सिर्फ और सिर्फ विंडोज सर्वर पे ही चलती थी, लेकिन अब डॉट नेट ने क्या किया, डॉट नेट की विंडोज के ऊपर इसलिए चल रही थी, इसलिए क्योंकि डॉट नेट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हुआ करता था, वो है डॉट नेट का एक मेन कंपोनेंट ASP डॉट नेट। ये वर्ड तुम लोगों ने सभी ने सुना हुआ है। ASP डॉट नेट 2010 में, मतलब जब मैं काम करता था तब उसके अंदर एक कंपोनेंट था जिसको वेब फॉर्म बोलते हैं, जो अभी भी चल रहा है। ऐसे नहीं कि भाई ये चली नहीं गई है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अपनी गवर्नमेंट की जो टैक्स भरने की साइट है, टैक्स पूरे देश का पैसा जहाँ पे कलेक्ट होता है वो डॉट नेट के अंदर है। समझ में आ रहा है? तुम्हारा गिटहब वर्ड सुना हुआ है? गिटहब, पूरी दुनिया जिसके ऊपर काम करती है वो डॉट नेट में बनी हुई है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इसका रेंज बहुत हाई है। मैक्सिमम गवर्नमेंट साइट तुम अपने ही जिले की, मतलब डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर ऑफिस की साइट देखो, कोई भी महाराष्ट्र के पूरे कलेक्टर ऑफिस में जितने भी साइट्स है पूरे के पूरे डॉट नेट में है। आप लोग, मतलब सपोज स्टूडेंट अगर होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर कुछ, आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो। स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट जो है वो TCS के पास में है। महा ई स्कूल शायद उस वेबसाइट का नाम है, ठीक है। महा ई स्कूल या फिर महा ई स्कॉलरशिप, ऐसा कुछ तो भी नाम है। वो डॉट नेट में बनी हुई है। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के पास में पूरे के पूरे डॉट नेट में बने हुए, और खासकर क्या है पता है, वो काय में बने हुए हैं, वेब फॉर्म टेक्निक में बने हुए हैं, जो 2010 में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, अब वेब फॉर्म का एक प्रॉब्लम था। वेब फॉर्म का प्रॉब्लम ये था कि उसके ऊपर ना छोटी टीम अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन बहुत बड़ी टीम है, सपोज 100-200 लोग हैं, उनको काम करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि मैंने कोई कोड लिखा, फिर मेरा कोड सुबोध सर के पास में जाएगा, सुबोध सर कोई कोड लिखेंगे, उसका कोड और किसी टीम के पास में जाएगा, साथ में काम करना बहुत मुश्किल था। तो ये ड्रॉबैक था उसके अंदर। और जाहिर सी बात है कि कैसा होता है, देखो हम रोज जिन लोगों के साथ में काम करते हैं ना, उनका काम करने का पैटर्न आप लोगों को पहले से पता होता है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अपने टीम के अंदर बिहार के कुछ लोग आए हुए हैं, केरला से कुछ लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं, और वो आपके साथ में काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका, क्योंकि उनका पैटर्न अलग है, तुम्हारा पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे डेवलपर लोगों को पैटर्न का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि किसी का वेरिएबल बनाने का टेक्निक अलग है, किसी का लूप लिखने का टेक्निक अलग है, ठीक है। अमरावती यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुए वो सिलेबस अलग था, उनका लूप लिखने का टेक्निक अलग है। पुणे विद्यापीठ से, मुंबई से जो पास आउट हुआ उसका टेक्निक अलग है। ये टेक्निक का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके बाद में ये टेक्निक का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस की गई है, वो है MVC। ये डिजाइन पैटर्न है। मैंने कई बार देखा हुआ है कि लोग ना MVC को ना लैंग्वेज समझते हैं। ये लैंग्वेज नहीं है, ये डिजाइन पैटर्न है, टेक्निक। और ये डिजाइन पैटर्न जो है ना हर लैंग्वेज में प्रेजेंट है, जावा, डॉट नेट, पाइथन, PHP, दीज MVC इज अ डिजाइन पैटर्न। तो डॉट नेट बहुत ही बढ़िया इस डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है, MVC को। मॉडल व्यू कंट्रोलर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आगे चल के क्या है, फिलहाल के सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये क्या है, डिजाइन पैटर्न है। डिजाइन पैटर्न मतलब क्यों डिजाइन पैटर्न की जरूरत है? जाहिर सी बात है कि अगर तुम रोज साथ में काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा तुम काम कर सकते हो सेम, और वही तुम्हारी टीम छोड़ के कोई और टीम में गए, उनका टेक्निक अलग है, तो तुम्हारा उनके साथ में मैच करना बहुत मुश्किल है, तो काम नहीं हो पा रहा। यही चीज थी वेब फॉर्म के अंदर, कि वेब फॉर्म में मतलब कंपनी में कैसा होता है यार, 2 साल काम किया, स्विच कर गया, कोई दूसरा बंदा आ गया, और जरूरी नहीं ना वो बंदा महाराष्ट्र से आएगा, वो दिल्ली का हो सकता है, वो राजस्थान का हो सकता है, हाँ, वो मणिपुर का हो सकता है, करेक्ट। तो उनका पैटर्न अलग है। यूनिवर्सिटी में
बहुत सारा डिफरेंस है, ये गड़बड़ हो रही थी इसलिए वो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एमवीसी में, ठीक है। अब एमवीसी मतलब इस 2 साल में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है, उन्होंने पूरा तख्ता ही पलट दिया, और वो है मतलब एमवीसी तो है, उसका नाम है एमवीसी कोर, जो हम पढ़ने वाले अभी, जो एकदम लेटेस्ट है। अब ये क्या हो रहा है ये बताता हूं मैं। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने कोर इंट्रोड्यूस किया ना, इन्होंने ये सर्वर का जो मैंने ऊपर इतना कॉम्प्लेक्स गणित आपको समझा ना, वो बदल दिया है। इसका मतलब क्या है पता है, कि अभी एमवीसी कोर में बने हुए प्रोडक्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होस्ट होती है, क्योंकि एमवीसी कोर जो है वो क्या है, ओपन सोर्स है। इसका मतलब तुम्हें एमवीसी कोर के एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए अलग, मतलब सिर्फ भाई विंडोज सर्वर ही इस्तेमाल करना ऐसा जरूरी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मतलब देखो, आप लोग ओनर हो, तुम्हारे पास में कंपनी में प्रोजेक्ट आया, उसका सपोज क्लाइंट का बजट नहीं है, और तुम्हारे पास में जो डेवलपर अवेलेबल है, फुल स्टैक डेवलपर अवेलेबल है, जो कि कोर में बना सकता है उस प्रोजेक्ट को, तो तुम लोग बोलोगे उसको कि तुम कोर में बनाओ, क्योंकि अपने पास सर्वर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो अपन लिनक्स में भी होस्ट कर सकते हैं, अपन विंडोज में भी होस्ट कर सकते हैं। ये अभी अभी आई लेटेस्ट चीज है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो प्रॉब्लम था वैकेंसीज कम निकलने का, अब वो सॉल्व हो, ठीक है। कि आपको एमबीसी कोर वाले बंदे अभी, मतलब यू आर इन द बेसिक फेज, ठीक है, आप एकदम इनिशियल फेज के अंदर हो, तो अभी आपको इसका हाइक पता चलेगा। अभी ये पूरा ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स होने के कारण हर कंपनी अभी धीरे धीरे उसके अंदर स्विच होती जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है देखिए। अभी पहले ऐसा होता था कि गवर्नमेंट खुद के काम खुद करती थी, अभी गवर्नमेंट में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो प्राइवेट कंपनीज को काम दे रही है, लेकिन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, एमवीसी कोर कोर का जो सिक्योरिटी पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पहली बात, ठीक है। इसमें हर चीज़ की एश्योरिटी है, ओके। और ऊपर से वो क्या होगा, सस्ता हो रहा है, मतलब ओपन सोर्स है, मतलब चीप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो किसी भी कंपनी को जो चीज़ चाहिए वो सब उसके अंदर भी प्रेजेंट है, ओके। तो वो बाकी जो हार्ड चीज़ है उसके अंदर नहीं जाएंगे, अभी वो इसके अंदर मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, ओके। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, एमवीसी कोर के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, कंपोनेंट लगते हैं मतलब आईडी, मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, उस कोड के अंदर ना दो बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं। एक होता है टूल बॉक्स, जिसके अंदर आपको रेडीमेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और दूसरा होता है न्यूगेट पैकेज। न्यूगेट पैकेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। न्यूगेट पैकेज का सबसे बेस्ट इस्तेमाल होता है पाइथन के अंदर। एक्चुअली पाइथन के अंदर उसका नाम अलग है, उसको टर्मिनल बोलते हैं। लाइब्रेरीज, आप सपोज मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी चाहिए, डाउनलोड डायरेक्टली एक कमांड वायर करके पाइथन में डाउनलोड हो जाती है। सपोज आप फेस रिकॉग्निशन में काम कर रहे हो, एक कमांड लिख दी, लाइब्रेरी इंक्लूड, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, ठीक है। और जिस प्रकार से वो टेक्निक, वो जो लाइब्रेरी ऐड करने का टेक्निक पाइथन के अंदर था ना, वही टेक्निक अभी डॉटनेट के अंदर है, बाय यूजिंग, उसका नाम है, उसमें लिखता हूं यहाँ पे, वो नाम है न्यूगेट पैकेज, न्यूगेट मैनेजर बोलते हैं उसको। इसके वजह से आप किसी भी प्रकार की लाइब्रेरी, जिस प्रकार से पाइथन में होता है ना, उसी प्रकार की लाइब्रेरी इसमें आ रही है। मतलब जावा की सिक्योरिटी भी है उसके अंदर, और पाइथन का मशीन लर्निंग का टेक्निक भी इसके अंदर। मतलब एक कंपनी को जो फुल पैकेज चाहिए कि एक ही इसमें सब कुछ हो जाने को ना, वो सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। इसीलिए अभी क्या हो रहा है, ये चल रहा है। तो हम भी जो पढ़ने वाले हैं, मतलब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वी आर गोइंग टू लर्न ASP.NET MVC, क्योंकि अभी वेब फॉर्म पढ़ के फायदा नहीं है। हाँ, एमवीसी पैटर्न तो आना चाहिए, तो एमवीसी पैटर्न अपने इसमें रहेगा, प्लस जो एडवांस है कोर चल रहा है, तो वो अपन चीज कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि अपना आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिलहाल कोई डाउट है? अभी ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ बैचेस में क्या होता है, हम बैच लगा लेते हैं, जावा की लगा ली, डॉटनेट की लगा ली, पाइथन की लगा ली, पूरा पाइथन भी पढ़ लिया, डॉटनेट पर, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है कि ये पढ़ने के बाद में तुम्हें क्या आना चाहिए, ये अपन सोचते नहीं, ठीक है। तो ये पैटर्न से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैंने क्लियर कट बता दिया, वी आर गोइंग टू लर्न वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में दो प्रकार, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक में डेटाबेस नहीं रहेगा, डायनामिक में डेटाबेस रहेगा, और डेटाबेस में रहेगा इसका मतलब बाकी सभी चीजें आ गई उसके अंदर, फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट,
दुनिया में सब कुछ इंसर्ट अपडेट डिलीट से ही होता है, ठीक है। और जो पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न है एमवीसी। मैं एमवीसी को नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे एमवीसी इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है कई बार क्या होता है, सपोज आप डॉटनेट पढ़ रहे हैं या फिर सपोज आप पाइथन पढ़ रहे हैं और कंपनी में सिलेक्शन पाइथन के बेस पे हो गया और 2 साल में उसको बोला गया कि तू जावा के अंदर काम कर, ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली टेक्नोलॉजी स्विच करने की जरूरत गिर रही, ऐसे समय पे तुम्हें वो डिजाइन पैटर्न जो है वही चीज बचा सकती है, क्योंकि डिजाइन पैटर्न सेम है। पाइथन में जो टेक्निक है वही टेक्निक जावा में भी है, पैटर्न में ये वाली एमवीसी में वही टेक्निक डॉटनेट में भी है। इसलिए वी आर गोइंग, मतलब अपना जो ज्यादा फोकस रहेगा वो एमवीसी पे रहेगा। क्लियर? चलिए इस बैच के कुछ खास ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए। फीचर्स, पहली बात, मैं कोई भी बैच जो है एकदम बेसिक से लेता हूँ। मतलब मान लीजिए कि अब आप सोच रहे होगे सर एकदम डायरेक्टली पहले दिन एकदम सर्वर और डेटाबेस इसमें आ रहे हैं। मेन बात यह है कि मैं कोई भी बैच जो है वो बेसिक से लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो भी एकदम बेसिक लेवल पे। उस लैंग्वेज का नाम है सी लैंग्वेज, जो तुम लोगों ने पढ़ी हुई थी, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ हल्का हल्का वेरिएबल के बारे में पता है, लूप के बारे में पता है, एकदम बेसिक, ठीक है। मैं पूरा वो कवर कर लूंगा उसमें। तो ये पूरी बेसिक से रहेगी, ये बेसिक टू एडवांस, पहली बात, ठीक है। दूसरा, इस बैच में असाइनमेंट्स रहेगी। मतलब देखो, बिना काम किए किसी भी चीज में महारत नहीं लिया जा सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सिर्फ कोई चीज तुम पढ़ रहे हो और सिर्फ उसको पढ़ रहे हो तो वो तुम सिर्फ बोलने तक की रहेगा। तुमको किसी ने उसमें काम दिया ना तो तुम काम नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बैच में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें ऊपर में काम दूंगा आपको, जिसको अपन असाइनमेंट बोलेंगे, वो आपको एंड ऑफ द डे करते रहना, क्योंकि बैच अपने एक ही सेशन की है। एंड ऑफ द डे आपसे वो काम हो जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बैच होने के बाद, मतलब सब मान लीजिए कि बैच अपनी 1 महीना हो गई है ऐसा, तो आफ्टर 20 या फिर 30 days वी विल स्टार्ट मॉक इंटरव्यूज। क्योंकि मैंने कई बार देखा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया होता है, मतलब कंसेप्ट समझ जाता है उनको, लेकिन वो बोल नहीं पाते। ऐसा होता है बहुत बार, ऐसा मेरे साथ भी होता था कई बार जब मैं स्टूडेंट लेवल पे था, कि मुझे समझ जाता था लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन पूछ लिया ना, फिर वो डायरेक्ट गायब हो जाता था कि ये क्या है करके। हाँ, थोड़ी देर बाद अब फिर से पूछोगे ना, जब कोई नहीं है तब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन किसी ने पूछ लिया तो नहीं याद आता। तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना बहुत जरूरी है। वो मॉक इंटरव्यू से ही दुरुस्त हो सकता है। तो ये अपन फ्री मॉक इंटरव्यूज लेंगे अपने, ठीक है। प्लस अगर किसी ने मॉक इंटरव्यू बहुत बढ़िया दे रहा है, मेरे ध्यान में आ जाता है कि परफॉर्मेंस किसका बहुत बढ़िया है, तो मेरे पास में कुछ रेफरेंसेस रहते हैं, तो मैं मेरा वो रेफरेंस जो है उस बंदे को दिया करूंगा, मतलब जिससे हम डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए। फोर्थ नंबर पे वी विल स्टार्ट रिज्यूम प्रिपरेशन, रिज्यूम बिल्डिंग, ठीक है। मतलब 1 महीना हो गया आपका, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई आप है उस लेवल पे बनते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डॉटनेट की प्रोफाइल के अंदर घुसने के लिए रिज्यूम कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद भी एचआर के तौर पे काम करता हूँ, तो मैं रिज्यूम में क्या देखता हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा, ठीक। उसके बाद में फिफ्थ नंबर पे मॉक इंटरव्यू हो गया अपना, रिज्यूम अपने अपने बिल्ड कर लिया, ठीक है। असाइनमेंट भी हो गया, चलिए ठीक है। प्लस मैं आपको ड्यूरेशन बता दूं, इस बैच का ड्यूरेशन है मिनिमम 3 मंथ तो भी लगते हैं अपने को, क्योंकि देखो इसका सिलेबस तो थोड़ा बड़ा है, सिलेबस बड़ा है इसका, तो मिनिमम 3 मंथ आपके पास में होनी चाहिए, आपके पास में इतना समय होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसका फीस स्ट्रक्चर मैं बता दूं, फीस उसका 6,000 है, ठीक। और ये 6,000 फी जो है ना वो इंस्टॉलमेंट में है। इंस्टॉलमेंट दो है अपने पास में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 3,000, ठीक है, और बची हुई 3,000 आपने बाद में 1-2 महीने बाद में पे किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप वो लोग आपके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि इसके अलावा मतलब ऐसी कोई चीज है क्या कि जो आपको नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन है क्या आपको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन?
प्रीति मैडम कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। ओके, ठीक। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट बता दी है आपको। ओके, आज से अपन ने स्टार्ट किया सेशन। प्लस एक चीज़ बता दूं, अपनी बैच कोई बहुत बड़ी बैच नहीं है, ठीक है। मतलब ये प्लस पॉइंट है अपनी बैच का कि 5-6 लोग और 2-3 लोग ऑनलाइन है, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 की है। तो इससे होगा ये कि हम लोग जब मैं प्रोजेक्ट लूंगा ना, वी विल वर्क इन टीम। हम एक टीम में काम कर सकते हैं, मतलब आपको भी एक एक्सपोजर मिलेगा कि यार हाउ इट वर्क्स, कंपनी में एग्जैक्टली कैसे काम किया जाता है, क्योंकि कंपनी में टीम में काम होता है ना। तो वैसे अपन काम करेंगे। चलो, सो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल सेम सेशन सेम टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच।